Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel BSSE. Dear guys, आज तक हमने 2 क्लासेस इस सीरीज के ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आज हम इसका 3rd क्लास जो कि साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, उनको ही हम एकदम से डिस्कस करेंगे 1 by 1, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। फिर देखिए इस जो आपने आज तक पढ़ा है उस और इस कंटेंट के दरमियान डिफरेंस क्या है। अगर आपको लगे कि डिफरेंस है तो फिर आप सारे वीडियोस देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चैनल नई है, कंटेंट भी नया है, ठीक है। तो पहला जो फीचर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट्स लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबसे लेंथिएस्ट है, सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में अगर हम कहेंगे उसमें सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी लेंथिएस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसीलिए मैंने कहा इसको 2 years 11 months 18 days फ्रेम करने में लगे हैं। 2 years 11 months 18 days इसको फ्रेम करने में लगे हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है। जनरली अगर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, इट इज बीइंग क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। एक होती है रिटन और एक होती है अनरिटन। जिनकी अनरिटन होती है, इट डजंट मीन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखी है, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है, लेकिन वो एक ऑर्डिनरी, जिस तरह हम कोई भी स्टैट्यूटरी लॉ बनाते हैं उसी तरह वो कॉन्स्टिट्यूशन जब भी जरूरत पड़ती है ना, अनरिटन वालों को जब भी जरूरत पड़ती है कोई भी लॉ बनाने की तो वो बना देते हैं, लेकिन वी हैव टू फॉलो द सर्टेन रूल्स प्रोसीजर्स व्हिच आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वी शुड नॉट गो आउट ऑफ दोज रूल्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा दैट वुड बी डिस्कस्ड लेटर इन फंडामेंटल राइट्स। वी विल सी द डिफरेंट केसेस। तो हियर वी से दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें यह पूछा जा सकता है कि वेदर इंडियन इज रिटन और अनरिटन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले किन को थी? यूएसए वालों को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनको रिटन। तो हमारी भी रिटन है जिस तरह यूएसए को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अनरिटन किन को है? ब्रिटिशर्स को। हमने ये रूल में ही फॉलो किया है, ब्रिटिशर्स को अनरिटन है, यानी यूके को अनरिटन है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथेस्ट ऑफ ऑल, हाँ ये हमने बोल दिया। 4 फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द एलिफेंटाइन साइज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 4 फैक्टर्स डिपेंड करते हैं क्यों हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इतनी बड़ी है। व्हाई इट इज लेंथिएस्ट? देयर आर मेजर 4 फैक्टर्स। व्हाई इट इज एलिफेंटाइन इन साइज, ये बड़ी क्यों है साइज में? देयर आर 4 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो हम वो देखेंगे। पहला, जियोग्राफिकल फैक्टर। इतनी डाइवर्सिटी है, देयर इज अ बिग डाइवर्सिटी इन इंडिया। 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरीज है, पॉपुलेशन में 2nd लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर द चाइना। तो ये भी फैक्टर है। और इतनी बड़ी इतनी बड़ी यानी हम कहेंगे जियोग्राफिकल एरिया भी बहुत बड़ा है और पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया में है, ट्राइबल में नंबर 1 में है इंडिया। तो ये सारे फैक्टर्स यानी जियोग्राफिकल फैक्टर्स अगर हम देखें, तेलुगु है
साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, सेंट्रल इंडियन है, तमिल है, बहुत सारी चीजें हैं, आइलैंड्स में है, जैसा अंडमान और निकोबार हो गया। तो दीज फैक्टर्स, इन सब के लिए कानून बनाने हैं, इन सब के लिए हमें देखना है कि जो ये इन सब के जो सेंटिमेंट्स है, रिलीजन है, इतने सारे रिलीजन है, तो इनको नजर में रखकर हमने कानून बनानी है, कॉन्स्टिट्यूशन बनानी है। तो दैट्स व्हाई इट टुक लॉट ऑफ टाइम, दैट्स 2 years 11 months 18 days। तो हिस्टोरिकल फैक्टर number 2 is historical factor. How historical factor is responsible? We had already 1935 act, 1935 act, ये भी बहुत बड़ा एक्ट था, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया। तो ये भी इसकी हिस्ट्री रही है। प्रिंसली स्टेट्स थे बहुत सारे, ये भी हिस्ट्री रही है। तो वी हैव हिस्टोरिकल फैक्टर्स, जिसकी वजह से ये इतनी लेंथीएस्ट हो गई है। ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंट्रल एज वेल एज फॉर स्टेट, यानी वी हैव ओनली सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, वी डोंट हैव सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा यूएसए में अगर 50 स्टेट्स है, 50 स्टेट्स है, स्टेट्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन है और सेंटर को भी। इंडिया इज ऑल्सो द फेडरल, वी आर फेडरल, वी आर गिविंग द राइट्स टू द स्टेट्स, बट we have only one constitution, उसी में दोनों चीजें लिखे गए हैं, स्टेट के भी लिखे गए हैं और सेंटर के भी लिखे गए हैं। तो that's why it became the largest in size, that's why it became the lengthiest in size। ये भी फैक्टर है कि why our constitution is lengthiest, क्योंकि हमें एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, here was an exception about the J&K का एक्सेप्शन था, लेकिन आफ्टर द एब्रोगेशन that became also the part of Union of the India, which say article 1 says India is the Union of States। तो वो भी dominance of legal luminaries, देखिए बड़े लोग थे, वकील थे, जैसा B.R. अम्बेडकर इतने सारे डिग्रीज लेके, तो उसने पूरा जो जांच पड़ताल हम की कहे वो करके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे महान हस्तियां थे, उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। तो दैट्स व्हाई दिस बिकेम द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। इट्स द रीजन व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सो लार्जेस्ट इन द साइज, सो बिगेस्ट इन द साइज, सो लेंथेस्ट इन द साइज। तो और एक फीचर है इसका, ड्राउन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। इस ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बहुत सारे सोर्सेस से लाया गया है। जैसा हमने जो हमारा पार्ट 2 है उसमें हमने कहा, ये डिस्कस किया है कि कहां कहां से कौन से चीजें, जैसे यूएसए से फंडामेंटल राइट्स, यूएसए फॉर फंडामेंटल राइट्स, जैसे ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट, बहुत सारी चीजें वो हमने डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी। पार्ट 2 में हमने वो चीजें डिस्कस किए हुए हैं। तो इट डजंट मीन, समटाइम्स क्रिटिक्स से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड, दैट्स व्हाई, क्योंकि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से इसको निकाला गया है। लेकिन टू बोरो समथिंग इट इज नॉट अ बैड थिंग, कि अगर हम किसी से अच्छा चीज अडॉप्ट करते हैं फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल, दैट्स वेरी गुड थिंग। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्लेम किया है, ही सेड दैट इट इज रैंसेकिंग ऑफ ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी इसको पूरा जांच पड़ताल करके हमने इसको रैंसेक किया है, उनसे हमने ये चीजें लाए हैं। तो कभी कभार ये भी पूछा जाता है, हु सेड दिस, रैंसेकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दिस स्टेटमेंट वाज सेड बाय B.R. अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, दैट इज B.R. अम्बेडकर था। इसके बहुत सारे डिग्रीज थे, इट इज वन ऑफ द बिग पर्सनालिटी। इफ यू सी द B.R. अम्बेडकर, इफ यू read his biography, autobiography, and he is belonging to the suppressed class, that is Dalit class of the India। और एक फीचर है इसका, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं इनको डिवाइड किया जाता है 2 फैक्टर्स में,
कोई होती है रिजिड, कोई होती है फ्लेक्सिबल। लेकिन जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज ब्लेंड, मिक्स ऑफ बोथ, वी से मिक्स ऑफ बोथ। ये रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड किन मामलों में है कि वी कैन नॉट, हम ऐसे ही लॉ नहीं बना सकते हैं कभी भी जरूरत पड़े। वी हैव टू फॉलो द सर्टेन रूल्स व्हिच आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव टू फॉलो द आर्टिकल 368। आफ्टर दैट वी कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए हमें स्पेशल प्रोसीजर्स की जरूरत पड़ती है। तो अमेंड इट वी नीड स्पेशल प्रोसीजर्स, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज वी कैन से इट इज रिजिड, कि हमें ऐसे देखिए जो ये यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज रिजिड, जो ब्रिटिशर्स की है वो है फ्लेक्सिबल, ब्रिटिशर्स की फ्लेक्सिबल। तो हमने अडॉप्ट किए हैं दोनों चीजें, क्योंकि हमें कभी अमेंड, कोई भी चीज लॉ बनाना हो, अमेंड, हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल ऑन द अदर हैंड इज वन दैट कैन बी अमेंडेड, जिसको अमेंड कर सकते हैं दैट इज फ्लेक्सिबल। इन अदर लाइक द मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉज और मेड। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाएगा ब्रिटिशर्स की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दैट इज फ्लेक्सिबल। तो रिजिड किन की है, रिजिड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें बहुत ही ज्यादा प्रोसीजर की जरूरत है। हमें कहीं पे इजीली, हम कहीं पे, यानी ये मेरे कहने का मतलब यहां पे है, हम कहीं पे इजीली कानून बना सकते हैं, कहीं पे हमें बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, देन हम कानून बना सकते हैं। उस एंगल में ये रिजिड है। तो जब हमें बहुत सारे स्पेशल मेजॉरिटी, कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, कहीं पे 50% स्टेट शुड कंसेंट, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो दैट वी विल रीड इन द फ्यूचर कि कहां पे कौन सा अमेंडमेंट की जरूरत होती है, कौन सी मेजॉरिटी की जरूरत होती है। तो वो चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो हम यहां कहेंगे टाइटल क्या निकलता है यहां पे टाइटल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नेदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट सिंथेसिस ऑफ बोथ। दोनों है, ना ये रिजिड है ना ये फ्लेक्सिबल है, बट इन दोनों का निचोड़ है, सिंथेसिस ऑफ बोथ। फेडरल सिस्टम, इट इज ऑल्सो द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। वी हैव Indian constitution is federal in nature but unitary bias। इसका मतलब क्या है, यानी ज्यादा फीचर्स, ज्यादा पावर्स किनको है, सेंटर को ज्यादा पावर्स है एज कंपेयर टू स्टेट। स्टेट को बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं बट मोर पावर्स लाई इन द सेंटर। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि वी हैव 3 लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बना सकती है, दैट स्टेट लिस्ट। तो दैट शोज द फेडरल इन द नेचर, क्योंकि हमने दिए हैं पावर्स स्टेट को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन द पावर्स टू द स्टेट टू मेक द लॉज, बट और कंकरेंट में भी स्टेट बना सकती है, कंकरेंट में भी बना सकती है, कंकरेंट लिस्ट में भी बना सकती है। तो सेंट्रल लिस्ट में सेंटर खुद बनाएगा, जैसे हो गया आर्मी, जैसा हो गया मोनी, दैट इज द इन सेंट्रल लिस्ट। बट कहां पे हम देखेंगे कि यूनिटरी बायस है, ज्यादा पावर्स यानी सेंटर की ओर है। देखिए, अगर स्टेट भी लॉ बनाए, सेंटर भी बनाए, किस में, कंकरेंट लिस्ट में, तो वहां पे उन दोनों का कन्फ्लिक्ट हो तो द लॉ मेड बाय द सेंटर विल प्रिवेल। जो सेंटर ने बनाया उसी को माना जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं। इट कंटेन्स ऑल द यूजुअल फीचर्स ऑफ फेडरेशन। विज फेडरेशन के कुछ फीचर्स हम देखेंगे। टू गवर्नमेंट, सेंटर में भी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी गवर्नमेंट है। इट इज द फीचर ऑफ फेडरेशन, यानी पावर जो दिए गए हैं। डिवीजन ऑफ पावर्स, पावर्स को डिवाइड किया है, सेंटर को कौन से पावर्स देंगे और स्टेट को कौन से पावर्स देंगे। द पावर्स हैज बीन डिवाइडेड। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, ये भी सेंटर, ये भी किसका, फेडरेशन का, कि हम सेंटर ऐसा ही कोई मतलब मेयर अपेंडेजेस, स्टेट को ये कोई मतलब अपेंडेजेस नहीं मान सकते हैं कि जब चाहे स्टेट पे कोई भी लॉ बनाए, जब चाहे तो कोई भी लॉ खत्म करे। नहीं, इसको फॉलो करनी है, क्या करनी है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करनी है, ठीक है।
तो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे आला दर्जे पे है। इस वी हैव टू से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुपीरियर देन द सुप्रीम कोर्ट आल्सो। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट इजी कि सेंटर चाहे कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके स्टेट पे कोई भी लॉ लागू कर सकते हैं, तो दैट्स दे हैव टू फॉलो द स्पेशल प्रोसीजर। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी भी अलग है, इंडिपेंडेंट यानी जुडिशरी अगर स्टेट को लगे कि हम पे कोई जुल्म हुआ है, सेंटर ने कोई लॉ बनाया है बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स, तो वी कैन अप्रोच जुडिशरी, हम जुडिशरी के पास जा सकते हैं। तो दैट इज सेपरेट, दैट इज इंडिपेंडेंट, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म मींस अपर हाउस एंड लोअर हाउस, क्योंकि हम अपने मेंबर्स वहां पे भेजते हैं राज्यसभा में, ठीक है। तो दैट्स what we say, it is the feature of federation। तो जो हम यूनिटरी है कहते हैं या यूनियन फेडरल है, यूनिटरी बायस है, दैट इज सेंटर इज स्ट्रॉन्ग, सेंटर इज स्ट्रॉन्ग। सेंटर कोई भी मुआहिदा करना हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, दैट डिपेंड्स अपॉन द सेंटर। वी हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द सेंटर और वी सेंटर कैन मेक दीज थिंग्स। सिंगल सिटीजनशिप, एक ही सिटीजनशिप यानी स्टेट को पावर नहीं दिया है। वी आर इंडियन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल, अगर कभी भी चाहे तो कर सकते हैं अमेंडमेंट, जिस तरह किया जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 को एब्रिविएट किया, तो दैट शोज दैट द फ्लेक्सिबिलिटी आल्सो, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एक ही जुडिशरी है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, गवर्नर को यहां पे भेजते हैं, ठीक है। गवर्नर, वी से दैट इज गवर्नर को प्रेसिडेंट भेजता है यहां पे, तो हम कह सकते हैं कि जो गवर्नर है दैट इज सेंट बाय द सेंटर, इट इज बाय द सेंटर। ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, सपोज आईएएस जो होते हैं ऑल इंडिया सर्विस, और यहां के स्टेट सर्विस उनके अंडर काम करते हैं, जैसा आप देखते हो डीसी इज फ्रॉम द सेंटर, उसको सेंटर ही कंट्रोल करती है। तो अगर यहां पे देखें हमारा होता है तहसीलदार इज कंट्रोल्ड बाय द डीसी, सो डीसी इज द सुपीरियर देन द तहसीलदार, तो वी से ऑल इंडिया सर्विस, दीज सर्विस आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। इमरजेंसी प्रोविजन, जब चाहे तब इमरजेंसी विदाउट द परमिशन ऑफ स्टेट लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा है नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल या फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि 360 आर्टिकल में आता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी ये आज तक लगी नहीं है इस स्टेट में कभी भी। और एक फीचर, सेक्युलर स्टेट, इंडिया इज सेक्युलर, इंडिया हैज नो रिलीजन, इंडिया हैज नो रिलीजन, और न किसी रिलीजन को इंडिया किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर सकता है। We don't have any religion, जिस तरह पाकिस्तान में there is all religions in our country have the same right and support। अगर सपोर्ट मिले तो सब रिलीजनों को मिले, अगर राइट मिले तो सब रिलीजनों को मिले, ठीक है। पाकिस्तान इज क्लेमिंग दैट द पाकिस्तान इज इस्लामिक स्टेट, बट इंडिया हैज adopted secularism, ठीक है। हमें कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, वी डोंट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, वी कैन नॉट क्लेम दैट द हिंदुइज्म इज आवर ऑफिशियल, सनातन धर्म इज आवर ऑफिशियल रिलीजन, इस्लाम इज आवर ऑफिशियल। जो भी जिसको मन करे वो रिलीजन खुद अडॉप्ट कर सकता है, जो भी रिलीजन आप लेना चाहते हो, यू कैन टेक दैट रिलीजन, आप वो ले सकते हो। तो सेक्युलरिज्म को, सेक्युलर जो शब्द है इसको प्रीएम्बल में कब ऐड किया गया है? प्रीएम्बल इज द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह बुक में होती है, जिस तरह बुक में होता है प्रीफेस, उसी तरह होता है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से ऐड करा गया है इसमें। तो 3 शब्द वहां पे इसमें डाले गए हैं, तो सेक्युलर इज 1 टर्म, तो इसको ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट से। 42nd कभी कभार बोलते हैं ये किस अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया सेक्युलर टर्म को, दैट इज बीइंग एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। डेट भी अगर याद रखना है दैट इज 1976, और 42nd अमेंडमेंट को
42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे चीजें उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में नए डाले गए हैं। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड 42nd अमेंडमेंट इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। Another feature of this Indian Constitution, that's universal adult franchise. Universal adult franchise. जो भी इंडियन है ये 18 इयर्स का हो गया है, इसके बाद यानी अबो 18 इयर्स हम पे क्या है, वोटिंग राइट्स है। वी कैन वोट, वी कैन इलेक्ट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वी कैन इलेक्ट द मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, या हमारी स्टेट की जो है या पंचायत के इलेक्शंस होते हैं। वी हैव द राइट टू वोट। वो किस अबो, दैट इज एडल्ट फ्रेंचाइज, कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो, नो मैटर वेदर ही इज मुस्लिम और he is Hindu, no matter whether he is person is from the lower caste or upper caste, no discrimination, कोई भी discrimination, पढ़ा लिखा है, गरीब है, क्या है, तो you can vote if you are above 18 years of the age। तो इस 18 years पहले 21 था, it was reduced to 18 by 1989 amendment, 61st constitutional amendment 1989, 61st constitutional important है, 61st constitutional amendment act 1989 से 21 को रिड्यूस करा गया 18 में, ठीक है। हाँ, इमरजेंसी प्रोविजंस, यानी ये भी एक फीचर है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस है, कभी भी कोई भी प्रोविजन लग सकता है, जैसे नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल 352, 356 एंड 360, ये 3 किस्म के इमरजेंसी। फाइनेंशियल 360 हो गई फाइनेंशियल इमरजेंसी। ड्यूरिंग इमरजेंसी ऑफ आवर फेडरल सिस्टम बिकम्स यूनिटरी, उस वक्त ये यूनिटरी, जो भी फेडरल पावर्स होती है ना, स्टेट को पावर्स दिए जाते हैं, उनको सेंटर के द्वारा लिया जाता है। इट बिकम्स यूनिटरी, यानी ऑल पावर्स लाइज एट दैट टाइम टू द सेंटर। सेंटर में सारे पावर्स, जितने भी पावर्स वो सेंटर, तब सेंटर कंट्रोल करता है। हु डिक्लेयर्स द इमरजेंसी, इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा। अगर कभी कभार प्रेसिडेंट को लगे कि इंटरनल रेबेल, एक्सटर्नल एग्रेशन है, या इंटरनल आर्मी रेबेलियन है, या कुछ और, या फाइनेंशियली कोविड-19 जो हुआ था तब सोचा गया था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाए, फिर भी नहीं लगाई है, तो आज तक ये लगी नहीं कभी। तो सो दैट वी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इमरजेंसी प्रोविजंस आल्सो। So it is also feature of Indian Constitution. We have single citizenship, और भी बहुत सारे फीचर। सिंगल सिटीजनशिप मीन्स वी आर इंडियन, यानी यहाँ पे स्टेट, ये जब हमें एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है तो वन कॉन्स्टिट्यूशन वन सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। तो जिस तरह मैंने बोला था ड्यूअल सिटीजनशिप इज इन यूएसए, ड्यूअल सिटीजनशिप इज इन यूएसए, राइट। तो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, बहुत सारे फीचर्स है, बट दे आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस राइटिंग। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो या ये स्टेट सर्विस के एग्जाम हो, तो इनमें जो फैक्चुअल पॉइंट्स है वो पूछे जाते हैं, और मेंस भी हम इस दौरान लिख सकते हैं, बट उसके लिए बुक्स भी पढ़ने जरूरी है और राइटिंग स्किल भी होना जरूरी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।